नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड एनएबीएच द्वारा प्रमाणित टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूं। आज चर्चा करूंगा इन्फ्लुएंजा के विषय में। क्योंकि ये बीमारी आमतौर पे सर्दियों के आरंभ से सर्दियों के अंत तक फैलने का इसका खतरा ज़्यादा रहता है, जो हमारे देश में आमतौर पे अक्टूबर से मार्च तक होता है। तो सीजन आ चुका है, इसके फैलने के खतरे का सीजन आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को आज चुना गया है। हम बात करेंगे क्या इन्फ्लुएंजा और फ्लू एक है, क्या स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू से इनकी कोई समानता है या ये दोनों बिल्कुल विभिन्न बीमारियां हैं। हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के लक्षणों के विषय में। हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार का होता है। हम बात करेंगे कि किन व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा के खतरनाक होने की आशंका होती है, इतना खतरनाक कि रेस्पिरेटरी फेलियर से, श्वसन तंत्र के फेल होने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हम बात करेंगे क्यों हर साल इसकी वैक्सीन का एक नया एडिशन आता है और किन लोगों को इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा के विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा से संक्रमित व्यक्ति से टच में आने के 2 से 4 दिन के भीतर अचानक से बुखार शुरू होता है, मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, कमजोरी होती है, खांसी आती है, नाक बहती है, निगलने में दर्द होता है, थ्रोट पेन होता है और साथ ही साथ कभी कभी आँख आना, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, ये भी हो जाता है। और ये सारा ऑर्थोमिक्सोवायरिडी फैमिली के एक वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस से अगर होता है तो इसको हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये ऑर्थोमिक्सोवायरिडी फैमिली के इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ? क्योंकि इसके सिम्टम्स बड़ा टिपिकल होते हैं जो मैंने आपको बताए, और कुछ खास लोगों को छोड़ दें जिनके विषय में मैं आगे बात करूंगा। अधिकांश विषयों लोगों में जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपनी अच्छी है, उनमें आमतौर पर 8 से 15 दिन की बीमारी रहती है, जिसमें व्यक्ति को बुखार थोड़े समय रहता है, खांसी लंबे समय रहती है, कमजोरी बनी रह सकती है, शरीर में दर्द बना रह सकता है, खांसी प्रभावित करती है, नाक बहना इत्यादि। और एक खास बात इसकी ये होती है, इसके लक्षणों की, कि व्यक्ति को एग्जैक्टली याद रहता है कि ये इन्फ्लुएंजा कब शुरू हुआ। टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि ऐसे अमूमन लोग बताते हैं कि मैं ऑफिस से 7 बजे आया और 8 बजे मैं अचानक बैठा हुआ था, मुझे लगा हल्का सा बुखार है, आधे घंटे के अंदर वो बुखार बहुत तेज हो गया, जिसके साथ ये सारे लक्षण हुए जो मैंने आपको बताए। अगर ऐसा है तो हाँ, व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो सकता है। और इसी इन्फ्लुएंजा को आम भाषा में हम लोग फ्लू कहते हैं, FLU इसको कहा जाता है। और ये बीमारी होती है वायरस से। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कहते हैं, तो वो बैक्टीरिया है, ये वायरस है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी होती है। अगर हम लोग इसके विषय में और जानना चाहें तो थोड़ा सा हमको इसकी विभीषिका के इतिहास को जानना होगा, कुछ इसके मेडिकल फैक्ट्स के बारे में जानना होगा। हालांकि वो थोड़े से बोरिंग हैं लेकिन बहुत काम के हैं। तो अगर इसकी विभीषिका की बात करें तो ये वायरस हर साल अपना स्वरूप थोड़ा सा बदल लेता है। यही वजह है जो वैक्सीन 2022 के लिए बनी, जो वो 2023 में प्रभावी नहीं होगी, जो 23 में बनी वो 24 में नहीं होगी, जो 24 में बनी वो 25 में नहीं होगी। क्योंकि वायरस हर साल अपना स्वरूप थोड़ा सा चेंज करता है। हर 5-7 साल में ये वायरस अपना स्वरूप ज़्यादा चेंज कर लेता है, जिसको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और जब ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है तो आमतौर पे इस वायरस की एपिडेमिक फैलती है, मतलब एक लोकल बड़े एरिया में ये प्रभावित करता है, पूरे प्रदेश को या पूरे देश को प्रभावित करता है। और 15, 20, 25 सालों में इसके एंटीजन में एक बड़ा बदलाव आता है, जिसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। तब ये कई कॉन्टिनेंट्स को प्रभावित करता है, जिसको पैंडेमिक कहा जाता है, जिसमें करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इतिहास में पहली पैंडेमिक 1889 में रिकॉर्ड की गई इसकी। हालांकि जो डॉक्यूमेंटेड डाटा के साथ थी, जो सबसे भयावह त्रासदियों में आती है मानव इतिहास के, वो 1918 में थी।
कोविड की तरीके से ये लगभग पूरे विश्व में फैली थी और इसकी 4 वेव्स आई थी, जैसे कोविड में भी था। और कोविड की सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा लीथल थी, इन्फ्लुएंजा की भी सबसे ज़्यादा लीथल जो वेव थी वो सेकेंड वेव ही थी। तो दोनों में ये समानता रही। और उसमें 1918 में जो पेंडेमिक आई थी, ये देखा गया कि 5 करोड़ लोगों की लगभग मृत्यु हुई। ये डाटा कहीं ज़्यादा था उन लोगों की मृत्यु से जो उसी दौरान चलने वाले विश्व युद्ध में, जो लगभग उसी समय चल रहा था, उसमें मारे गए थे। तो इतनी बड़ी विभीषिका मानव इतिहास की इन्फ्लुएंजा की 1918 में हो चुकी है। फिर अगला पेंडेमिक इसका 2009 में फैला। अब मैं आपको इसके विषय में थोड़े मेडिकल फैक्ट बताता हूं। इन्फ्लुएंजा वायरस आमतौर पर क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी, सी और डी। सी बहुत माइल्ड इलनेस कॉज करता है, डी मानवों में आमतौर पे बीमारी कॉज नहीं करता, तो वो किनारे हो गए बचे ए और बी। ए आमतौर पे इसमें जो वायरस होता है ये सबसे कॉमन मानवों में फैलता है और बी भी फैलता है। ए जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा का वायरस ए, उसमें 2 प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन एच और प्रोटीन एन। एच के 18 प्रकार होते हैं जिनको H1, H2, H3 से लेके H18 बोलते हैं। एन के 11 प्रकार होते हैं जिनको N1, N2, N3 से लेके N11 तक कहते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे H1N1, H1N2 या H3N2 या H7N9 या H5N1। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 130 प्रकार 130 सब टाइप्स इन्फ्लुएंजा ए वायरस के हो सकते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो मानवों में फैलने की क्षमता रखता है उसके केवल 2 प्रकार होते हैं, विक्टोरिया और यामागाटा। तो ये जो 2 है इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस, ये मानवों के लिए ही कंसर्नफुल है। इन्हीं के विषय में मैं आज बात करूंगा। 1918 में जो ये विभीषिका फैली थी जिसमें 5 करोड़ के करीब डेथ्स रजिस्टर करी गई, ये बाद में रिसर्च में पाया गया H1N1 और H3N2 वायरस के द्वारा फैला था। तो इसके लिए जो इस पेंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो H1N1 और H3N2 वायरस था। सेम पेंडेमिक 2009 में फैली इसी वायरस से, H1N1, H3N2, लेकिन अब की बार इसने सुअरों को पहले प्रभावित किया, पिग्स को, स्वाइन्स को, और स्वाइन से ये मनुष्यों में आई और मनुष्य से मनुष्य बहुत तेजी से फैली, जिसको हम लोगों ने स्वाइन फ्लू कह दिया। टाइप वही था H1N1, H3N2, लेकिन ये फैला किससे? ये इन्फ्लुएंजा ए के प्रकार है, फैला पिग्स के माध्यम से, तो इसको स्वाइन फ्लू कह दिया गया। तो साथियों, जो स्वाइन फ्लू है वो कोई अलग से बीमारी नहीं है, वो इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब टाइप है जो पहले सुअरों में फैलता है, फिर मानवों से मानवों में उसका बहुत तेजी से प्रसार होता है। अब अगर हम बात करें एक और शब्द की, आप लोगों ने बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा। अच्छी बात यह है, अभी तक जितने भी बार इसकी एपिडेमिक रिकॉर्ड करी गई है वो चाइना और वियतनाम में रिकॉर्ड की गई है। बत्तख और मुर्गियों में ये पहले फैला है और आमतौर पे इसका जो प्रकार है वो H7N9 या H5N1, इन 2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से ये पहले बर्ड्स में आया, बर्ड्स में मतलब मुर्गियों में और बत्तख खास तौर पे, और फिर मानवों में आया। खास बात यह है, मानवों से मानवों में ये जो बर्ड फ्लू है ये बहुत धीमे या बहुत ना के बराबर फैलता है। यही वजह है इसको कंट्रोल करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जब ये बर्ड्स में फैलता है या बत्तखों में फैलता है तो आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि चाइना में, वियतनाम में करोड़ों की संख्या में बाड़े में मुर्गियों और बत्तखों की हत्या कर दी जाती है, तो ये वायरस वहाँ से मनुष्यों में नहीं आने पाता। तो हमने देखा कि इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम फ्लू है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ही प्रकार हैं, ये अलग से नहीं है। चूंकि स्वाइन फ्लू पिग से फैलता है तो उसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, बर्ड फ्लू बर्ड से फैलता है तो उसको हम लोग बर्ड फ्लू कहते हैं। लक्षण मैं इसके आपको बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं कि ये मानव से मानव में कैसे फैलता है। अगर इसमें हम मानव से मानव में फैलने की बात करें तो सबसे कॉमन तरीका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन।
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा का संक्रमण है उसके जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, जो मुंह के रास्ते आ सकते हैं, नाक के रास्ते आ सकते हैं, छींकने से, खांसने से, या जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मान लीजिए मुझको इन्फ्लुएंजा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से या नाक से अगर सिक्रीशंस हैं इस टेबल पे गिरते हैं और इस टेबल पे कोई स्वस्थ व्यक्ति अपना हाथ रखता है और बिना उसको साफ किए अपने शरीर के टच में लाता है तो उसको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। दो व्यक्ति अगल बगल बैठे हुए हैं, एक को इन्फ्लुएंजा है, एक को नहीं है, इसने छींका या खांसा, दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा फैल सकता है। ये तेजी से फैलने वाली बीमारी है। तो इस तरीके से ये मानव से मानव में फैलता है। तो बचाव भी बहुत आसान है। हम जब अगर इन्फ्लुएंजा फैला हुआ हो तो उस दौरान क्या सावधानी रखनी है, बिना वजह चीज़ों को छुएं ना। छुएं तो अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोएं या फिर उनको सैनिटाइज करें। धोना अधिक अच्छा माना जाता है। सैनिटाइजेशन के अपने दुष्परिणाम हैं जो धीमे धीमे सामने आ रहे हैं। कोविड में सैनिटाइजर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया, अब इस पर रिसर्चेज आ रही हैं। बहरहाल तो ये इसको रोकने का एक प्रकार है। अगर इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है तो हम ऐसी जगहों पे ना जाएं जो भीड़ भाड़े स्थान हैं। मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस का ये बीमारी खतरनाक होने का आशंका रहता है उन लोगों के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आमतौर पे जो एक स्वस्थ व्यक्ति है अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो भी जाता है तो जैसा कि मैंने कहा 10 से 15 दिन की ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है। हम खूब पानी पिएं, तरल पदार्थों का सेवन करें, अच्छी प्रोटीन की डाइट लें, आराम करें और तो ये बीमारी, और बुखार आए तो पैरासीटामोल हो गया, नाक बहने के लिए खांसी के लिए खांसी का सिरप, नाक बहने के लिए नाक बहने की दवा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, तो आमतौर पर ये सही हो जाती है 10 से 15 दिनों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये गंभीर निमोनिया में परिवर्तित होकर मृत्यु का कारण भी हो सकती है। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो हर साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसकी वैक्सीन लगवाएं। ये लोग कौन हैं? तो सबसे पहले एक्सट्रीम ऑफ एजेस, अगर 6 महीने से 5 साल की उम्र है या 50-55 साल से ज़्यादा की उम्र है तो ऐसे लोगों में इन्फ्लुएंजा सीरियस हो सकता है। अगर एस्थमा या सीओपीडी दमा है तो ऐसे लोगों में इन्फ्लुएंजा सीरियस हो सकता है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलिटस है, शक्कर की बीमारी, तो इन्फ्लुएंजा सीरियस हो सकता है। किसी पर्सन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे वो व्यक्ति स्टेरॉयड का सेवन कर रहा है या कोई ऐसी दवाएं ले रहा है जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं, या वो व्यक्ति में कोई ऐसी बीमारी है जैसे HIV है, कैंसर है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा गंभीर होने की आशंका रहती है। प्रेग्नेंट लेडीज में इन्फ्लुएंजा गंभीर होने की आशंका हो सकती है। और अगर बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है, अर्थात आप बहुत मोटे हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस आप में गंभीर संक्रमण कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, रिसेप्शन स्टाफ हो, जो मरीजों के लगातार बार बार टच में आते हैं, इन सब में इन्फ्लुएंजा ज़्यादा फैलने की और गंभीर होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि ये लोग मरीजों के अधिक टच में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये प्रति वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो इन्फ्लुएंजा की CDC जो संस्था है जो वैक्सीन का संस्करण भारत के लिए लॉन्च करती है, और वो संस्करण 4 प्रकार को ही कवर करता है, H1N1, H3N2 जो इन्फ्लुएंजा A के 2 सब टाइप हैं, और B में आपको बताया विक्टोरिया और यामागाटा। तो 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस को कवर करने के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन प्रभावशाली होती है। इन्फ्लुएंजा A में जो H3N2, H1N1 और जो B टाइप है उसमें विक्टोरिया और यामागाटा। तो इस वैक्सीन को आप लोग अवश्य लें। इसके अलावा सबसे अच्छा अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें। अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो अगर इन्फ्लुएंजा होगा भी तो आपको अधिक परेशान नहीं करेगा, और अगर हो जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर की सलाह से अपना उपचार कराएं। वैक्सीन किन लोगों को लगवाना है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लक्षण के बारे में भी बात हो चुकी है, इसके प्रकार के बारे में भी विस्तार पूर्वक बात हुई, कुछ ज़्यादा ही विस्तार पूर्वक बात हुई। तो आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये समझ में आया होगा किनको वैक्सीन लेनी है, किनको नहीं लेनी है, और कैसे उससे सुरक्षित रहना है। तो आप सभी से यही मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।